हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session we had discussed about some important question answers of your unit 3 cyber ethics. आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे दैट आई कंसीडर दैट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम. तो हमने एक लिस्ट बनाई है 100 क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 2 पार्ट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 50 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए. इसमें हमने 50 क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए हैं. एंड इन नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट बी, उसमें हम आपके लिए और 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो प्लीज रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपकी प्रिपरेशन में. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट वन इज एक्सपेंड द फॉलोइंग. आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं एंड यू हैव टू एक्सपेंड देम. सो व्हाट आर द टर्म्स? SMTP, HTTP, URL, HTML, TCP/IP and FTP. So let's discuss about the full forms of all these. So the first one is your SMTP. It stands for your Simple Mail Transfer Protocol. Second is HTTP. You all know it very well. It is Hypertext Transfer Protocol. Third, URL, that is Uniform Resource Locator. Fourth, HTML, that is the easiest one, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है आप लोगों के लिए, Hypertext Markup Language. Fifth, TCP/IP, that is known as Transmission Control Protocol and Internet Protocol. And last is your FTP. It stands for File Transfer Protocol. The second question is define the following terms. Here you have been given 3 terms: plagiarism, digital divide and blog, and you have to give the proper definition of all these 3. The first, plagiarism, is stealing someone else intellectual work. किसी और का intellectual work जो उसका अपना खुद का ओरिजिनल वर्क होता है उसको चुराना. और जिस वर्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज एन आइडिया, literary work or academic work or any other work it can be, and representing it as your own work without giving credit to creator or without citing the source of information. किसी की information को चुराना और बाद में उसे अपना कहकर रिप्रेजेंट करना दूसरे के आगे, और उसमें आप कभी किसी को क्रेडिट भी नहीं देते कि हाँ ये पर्सन है जिसने ये काम किया है, या आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करते कि कहाँ से आपने ये इंफॉर्मेशन ली है. सो दिस ऑल इज known as plagiarism. Second is your digital divide. So digital divide is what? It is an uneven distribution in the access to and use of information and communication technologies among various groups. ये क्या है? एक uneven distribution है. uneven distribution किसका? Access का या फिर information और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज. यानी कि अर्बन एरियाज के पर्सन तो बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं लेकिन रूरल एरियाज के लोग इसे यूज नहीं कर पा रहे. सो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, इसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं. द थर्ड इज योर ब्लॉग, द इजिएस्ट वन. ये क्या है? एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जो कि अपने अंदर डिस्क्रीट एंट्रीज रखती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल, एक स्मॉल ग्रुप या मल्टीपल पर्संस के द्वारा पोस्ट की जाती हैं. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वेब ब्राउजर? एक वेब ब्राउजर का पर्पस क्या है, यूज क्या है? गिव द नेम ऑफ 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स. 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के आपको नाम बताने हैं. सो द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर इज टू फेच इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फ्रॉम द वेब. इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं कि वेब में से हम लोग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ले सकें और फिर हमें उन्हें एक यूजर्स डिवाइस पे डिस्प्ले करा सकें. The popular web browsers are your Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, etc. आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ योर Google Chrome. क्वेश्चन 4, डिस्कस द पर्पस ऑफ HTTP ब्रीफली. यहाँ पे आपको HTTP का इस्तेमाल जो है, यूज़ जो है वो डिस्कस करना है. और द क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम एज
व्हाट इज मीन्ड बाय HTTP, आप HTTP से क्या समझते हैं, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. सो फर्स्टली गिव द डेफिनेशन ऑफ योर HTTP एंड it is the set of rules or system of transferring information over internet without any security feature. ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है या एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें कि हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी फीचर के इंफॉर्मेशन को नेट पर ट्रांसफर करते हैं. ये किस लिए चाहिए होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ये इसलिए चाहिए होता है जिससे कि हम नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भेज सकें, और ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकें, इस्तेमाल कर सकें. क्वेश्चन 5, व्हाट इज ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है. Mention any two main benefits of e-learning with respect to the use of information technology. Information technology के रिस्पेक्ट में आपको ई लर्निंग का बेनिफिट बताना है. बेनिफिट आपके क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं. सो द क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम एज टू राइट द एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग. ओके, सो ई लर्निंग क्या है, इट इज लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट. ये वो लर्निंग होती है जो कि कब की जाती है, जब आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ हो जो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली सेटअप किया जाता है. ई लर्निंग से यूजर्स कैन इमर्स देयरसेल्व्स इन अ 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट. यूजर्स जो हैं वो अपने आप को एक 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट में रख सकते हैं, सो दैट इट हेल्प्स देम टू एनहेंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, जिससे कि उन्हें जो लर्निंग करनी है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हो सके. The benefits or the advantages that we are going to discuss are, you are able to link the various resources in several varying formats. अलग अलग formats में आप जो हैं various resources के साथ link establish कर पाते हैं. It is very efficient way of delivering courses online. बहुत ही अच्छा और easy way है कि आप online अपने courses deliver कर सकते हैं. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल ऑप्शन, बहुत ही कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है. और इसके अलावा आपको सबसे अच्छा जो बेनिफिट इससे मिल रहा होता है वो ये मिलता है कि आपको किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए. देन इट इज़ इंटरैक्टिव एंड हैंड्स ऑन. इंटरैक्टिव और हैंड्स ऑन है, यानी कि आप कहीं पर भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप बहुत आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं. क्वेश्चन 6, give any 2 advantages of CSS. Here you have to write 2 advantages of CSS, that is your cascading style sheets, but instead of 2 I have given you here 5. So let's discuss them. The first one is we define things once. हम इसमें चीज़ों को एक बार डिफाइन करते हैं. Making it far more efficient than defining everything in HTML on every page. यानी कि एक बार इसमें डिफाइन कर दिया, उसके बाद ये इतना एफिशिएंट हो जाता है कि आपको हर बार हर HTML पेज पे इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेकेंड, पेजेस डाउनलोड फास्टर समटाइम्स बाय एज मच एज 50%. जो पेजेस की स्पीड है डाउनलोड होने की वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. थर्ड, डेवलपर्स जो हैं उन्हें कम कोड टाइप करना पड़ता है और इस वजह से जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो छोटे और साफ सुथरे नज़र आते हैं. फोर्थ, द लुक ऑफ ए साइट इज केप्ट कंसिस्टेंट. एक साइट के लुक को हम एक जैसा रख सकते हैं हर पेज में, यानी कि हमें अलग अलग कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही कोडिंग करने से हम सारे पेजेस को एक जैसा लुक दे सकते हैं. फिफ्थ, अपडेटिंग योर डिज़ाइन एंड जनरल साइट मेंटेनेंस. अपने डिज़ाइन को अपडेट करना या साइट को अगर आप जनरली मेंटेन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं CSS की मदद से. एंड एरर्स कॉज्ड बाय एडिटिंग मल्टीपल HTML पेजेस occur far less often. और वो एरर्स जो बार बार होते हैं जब भी हम HTML पेजेस को बार बार एडिट करते हैं, उसमें कोई ना कोई कोडिंग ऐड करते रहते हैं, तो वो एरर्स भी जो है बहुत ना के बराबर हो जाते हैं. क्वेश्चन 7, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सोर्स, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर. इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है. सो ओपन सोर्स इज व्हाट, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल टू यूजर्स विद सोर्स कोड. ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि यूजर्स को सोर्स कोड भी अवेलेबल हो जाता है. जो यूजर्स हैं वो
सोर्स कोड को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसमें और ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं अगर वो कोई भी इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं। एडिशनल फीचर्स जो हैं वो आप सोर्स कोड में ऐड कर सकते हो। जो यूजर्स हैं वो सोर्स कोड को कॉपी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है या तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर चार्जेबल होता है। इन दोनों में से कोई एक चीज होती ही होती है। फ्रीवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। इट मीन्स यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर यूजिंग अ फ्रीवेयर। ए यूजर जो है वो फ्रीवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है एंड देन यूज इट लेटर ऑन। These softwares do not provide any freedom of modifying. इन सॉफ्टवेयर में आप कोई भी मॉडिफिकेशन, शेयरिंग या प्रोग्राम को स्टडी नहीं कर सकते जैसा कि आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। लास्ट इज योर शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूजर्स को ट्रायल बेसिस पे, यानी कि 30 डेज का, 2 मंथ्स का या फिर 1 मंथ के ये ट्रायल होता है। उस ट्रायल के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो इनबिल्ट होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि उतने दिन के बाद आपका सॉफ्टवेयर जब आपको नोटिफिकेशन दिखाना शुरू कर देगा दैट येस योर सॉफ्टवेयर हैज एक्सपायर्ड सो प्लीज रिन्यू इट, और आपको उसको खरीदना पड़ता है। सो जैसे ही टाइम आपका खत्म हुआ आपका सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप टाइम लिमिट खत्म होने के बाद उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं सो यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द रूल्स दैट ए नेटिजन शुड फॉलो। ये द नहीं है, दैट है, ठीक है। वो कौन से रूल्स हैं जो कि एक नेटिजन को फॉलो करने चाहिए। नेटिजन्स आर द पर्सन्स हु यूज इंटरनेट और हु आर ऑलवेज ऑनलाइन। या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है दैट व्हाट आर द रूल्स टू फॉलो फॉर अ गुड नेटिकेट। एक अच्छे नेटिकेट के लिए आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। सो द रूल्स आर, फर्स्ट वन इज अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। ऑनलाइन कभी भी ऐसे गंदे कमेंट्स, गंदे कमेंट्स का मतलब होता है नेगेटिव कमेंट्स, या कोई ऐसे कमेंट्स हो जो किसी को हार्ट टचिंग हो जाए, कि किसी को चोट पहुंचाए, ऐसे नहीं होने चाहिए। सेकेंड, नेवर स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल। अगर कोई ऐसा ईमेल है जिसकी नीड नहीं है तो किसी भी पर्सन को परेशान मत करिए कई सारे अनवांटेड ईमेल्स भेजकर। थर्ड, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करिए, कदर करिए। और वो आप कैसे करेंगे, व्हेन यू आर नॉट शेयरिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। कि तो अगर फोटोज या वीडियोज हैं किसी दूसरे पर्सन की, अगर वो नहीं चाहता उन्हें ऑनलाइन पब्लिश करना तो प्लीज उसे पब्लिश मत करिए। फोर्थ, अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स विद मोर नेगेटिव कमेंट्स। कई बार क्या होता है कि हमने ऑनलाइन देखा अच्छे पर्सन ने नेगेटिव कमेंट दिया है तो हम उसको और ज़्यादा नेगेटिव होके कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कोशिश करिए कि आप इस नेगेटिव कमेंट्स की जो चेन है उसको तोड़ें बाय प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव कमेंट। फिफ्थ, इफ समवन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर। अगर ऑनलाइन कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपको उसका आंसर पता है तो उसकी मदद करिए। लास्ट, थैंक अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन। उन लोगों की मदद जरूर करिए जो भी आपको ऑनलाइन मदद करते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाई इज प्लेगरिज्म ए पनिशेबल ऑफेंस। प्लेगरिज्म को एक पनिशेबल ऑफेंस क्यों कहा जाता है कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो बेसिकली प्लेगरिज्म क्या है, एक फ्रॉड है या वायलेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। किसी भी राइट्स का उल्लंघन करना वायलेशन कहलाता है। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अपने में एक लीगल एंटिटी स्टेटस रखती है, इसलिए अगर हम ऑनर्स के राइट को किसी भी तरीके से वायलेट कर रहे हैं देन ऑब्वियसली इट इज कंसीडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। क्वेश्चन 10, वाई शुड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी प्रोटेक्टेड। हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। सो योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड ड्यू टू 3 रीजंस। बिकॉज अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, द फर्स्ट वन इज एनकरेजेस इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। तो उसको प्रोटेक्ट करने से क्या होता है, ये इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को एनकरेज करता है कि वो नया सॉफ्टवेयर बनाए, नई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाए, और यहाँ तक कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी लेकर आए।
सेकेंड, ensures न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो ये भी इंश्योर करता है कि नए आइडियाज और नई टेक्नोलॉजीज को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। एंड थर्ड, ये इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करता है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी नेशनल इकोनॉमी को इंक्रीज करने में मदद करती है। क्वेश्चन 11, लिस्ट द मेजर्स। मेजर्स का यहाँ पे होता है स्टेप्स, ठीक है, टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट हिज हर राइट्स टू प्राइवेसी। तो ऐसे कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो कि एक इंडिविजुअल को अपने खुद की प्राइवेसी को बचाने के लिए लेने चाहिए। सो सम ऑफ द मेजर्स आर योर, फर्स्ट, अवॉइड बीइंग एडेड टू मेलिंग लिस्ट। अवॉइड करिए कि आप किसी भी तरह की मेलिंग लिस्ट में ऐड ना हो। सेकेंड, मेक ऑनलाइन परचेज ओनली थ्रू सिक्योर वेबसाइट। जब भी आप कोई ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स के थ्रू ही करिए। थर्ड, नेवर एज्यूम दैट योर ईमेल इज प्राइवेट। कभी भी ये सोचकर मत चलिए कि आपका जो ईमेल है वो टोटली प्राइवेट है, सो इट इज नॉट। फोर्थ, बी केयरफुल व्हेन पोस्टिंग टू न्यूज ग्रुप। जब भी आप न्यूज ग्रुप में कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो उसको पोस्ट करने से पहले ध्यान से जरूर देखें। फिफ्थ, डू नॉट मेक ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट। कभी भी किसी से भी ऑनलाइन बहस आर्ग्यूमेंट मत करिए। क्वेश्चन 12, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है, ठीक है। एक इंटरनेट के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर ये नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो वो एक इंटरनेट बनाते हैं। ऑन इंटरनेट पे ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स ऑन द इंटरनेट। जो भी इंडिविजुअल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो हर पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बातचीत कर सकता है, अपने आइडियाज पब्लिश कर सकते हैं, यहाँ तक कि मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट के साथ वो अपने प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं। व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो सोशल नेटवर्किंग हम सबको पता है क्या है, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स है एक स्पेसिफिक ग्रुप में जो कि सोशल साइट्स के थ्रू किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये बहुत आसान हो जाता है कि हम लोगों से जुड़ पाते हैं। सेकंड, डिस्कशंस करना, लोगों के ओपिनियंस को इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाता है। इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए होता है, यानी कि बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं और इससे हमें और ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। क्वेश्चन 14, व्हाई इज SFTP प्रेफर्ड ओवर FTP वाइल एक्सचेंजिंग सेंसिटिव डाटा। जब भी हम सेंसिटिव डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो हम लोग FTP की बजाय SFTP को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। तो SFTP हमें पता ही है कि ये सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जबकि FTP केवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कंसीडर किया जाता है। अगर हम SFTP को FTP के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं सो दैट इज ओनली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। FTP जो है वो रिमोटली सिक्योर नहीं होता, तो FTP सेशन अगर चल रहा है तो उस समय आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है अगर यूज करना है तो वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, यानी कि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता, जैसा होगा वैसा दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है और इस तरीके से वो हैकर्स के द्वारा हैक किया जा सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन इवेस ड्रॉपिंग कर रहा है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर देम टू लॉग योर FTP यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो उनके लिए ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा अगर वो आसानी से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा के इस्तेमाल कर सकें। FTP के अंदर जितना भी डाटा पास किया जाता है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में पास करते हैं विदाउट एनी एन्क्रिप्शन, बिना किसी एन्क्रिप्शन के। This makes it possible for an eavesdropper to listen in and retrieve your confidential information including login details। तो किसी भी eavesdropper के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो आसानी से आपकी चीज़ों को सुन सकता है और यहाँ तक कि आपकी confidential information को, जिसमें कि आपकी लॉगिन डिटेल्स आती हैं, उन सबको ले सकता है, देख भी सकता है। With SFTP
अगर हम SFTP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा सारा डाटा जो होता है एनक्रिप्ट होता है इससे पहले कि उसे हम दूसरे नेटवर्क पर भेजें। SFTP जो है वो FTP की तरह बिल्कुल नहीं होता है। The latter implements the original FTP protocol through a separately created secure channel using SSH, क्योंकि जो दूसरा है वो क्या होता है, ओरिजिनल FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है जिसमें कि हम लोग SSH का इस्तेमाल करते हैं एक सेपरेटली क्रिएटेड सिक्योर टनल के थ्रू। Question 15. What is the difference between container tags and empty tags? The most important. So container tags हमारे क्या होते हैं? These are the tags that require a starting as well as ending tag. जिन्हें starting और ending tag दोनों ही चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका HTML हो गया, title हो गया, head हो गया, body tags हो गए। और empty tags हमारे क्या होते हैं? These are the tags that just require a starting tag, जिन्हें केवल starting चाहिए होती है, ending नहीं चाहिए होती, like your break tag, image tag, all this. Question 16. What is the purpose of HTML? HTML का use क्या है? So the purpose of HTML is to tell the browser how to display the contents of a hypertext document. HTML का purpose क्या होता है कि वो browser को बताए कि कैसे एक hypertext document के contents को उसे display करना है। अब आप पूछेंगे मैम what is hypertext document? So your hypertext document is what? It is considered as a document that contains your text, images, any other media elements, hyperlinks, all this. Question 17. How are tags different from attributes? So whenever the questions are coming like this, it means they are asking you to write the difference between tags and attributes. So tags are what? It is a कोडेड HTML कमांड। ये एक कोडेड HTML कमांड होती है जो कि एक वेब पेज के स्ट्रक्चर और अपीयरेंस को डिफाइन करती है कि कैसे एक आपका वेब पेज दिखना चाहिए। एट्रीब्यूट क्या है? ये स्पेशल वर्ड होते हैं जो कि एक टैग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं so that whenever we have to provide any additional information to the tag like color, alignment, size, anything, so it can be given to the text. In example of tags you can consider that h1 वो टैग है जो कि ये बताता है ब्राउज़र को कि उसे टेक्स्ट को बोल्डर या फिर लार्जर फॉन्ट में दिखाना है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट नॉर्मली नज़र आता है उससे ज़्यादा कैपिटल और बोल्डर साइज में वो नज़र आना चाहिए। इन एट्रीब्यूट्स यू कैन कंसीडर द एग्जाम्पल दैट अलाइन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ H1। ठीक है, जो अलाइन है वो क्या है? एट्रीब्यूट है H1 का, यानी कि हम बता सकते हैं कि हमें अपने टेक्स्ट को कहाँ डिस्प्ले करना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, वेयर। Question 18. Mention any two major uses of internet. Here you have to tell about the uses of internet. So the first one is for students and educational purposes. अगर students और education के लिए internet जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है so that it can gather information if you want to do any kind of research. And second is you can send and receive the mails from all over the world. Question 19. Define homepage. Give two advantages of homepage. Here you have to write the definition of homepage as well as the advantages. So the definition of your homepage is it is the first page of any website. किसी भी website के first page को हम homepage कहते हैं. And the advantages are first is it helps viewers to find out what they can find on that site. वो viewers को मदद करता है कि वो ये चीज़ ढूंढें जो भी वो उस साइट पर ढूंढना चाह रहे हैं। सेकेंड इज पब्लिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी। किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी को एक पब्लिसिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 20. राइट द पर्पस ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का पर्पस आपको बताना है। तो अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो सर्च इंजन का यूज़ क्या है? टू हेल्प पीपल टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक विच यूजर्स वांट। अगर यूज़र को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को मिल सके। क्वेश्चन 21. What do you understand by remote login? Remote login से आप क्या समझते हैं? So the definition of remote login is, or you can say remote access, ability to get access to a computer or a network from a different computer. किसी भी different computer की मदद से एक
दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्क को एक्सेस कर पाने की एबिलिटी को रिमोट लॉगिन या रिमोट एक्सेस कहा जाता है। क्वेश्चन 22, व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस क्या है? एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस बताने हैं आपको। सो डीएनएस स्टैंड्स फॉर योर डोमेन नेम सिस्टम, एवरीबॉडी नोज इट। ये क्या है? एक हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स के लिए, सर्विसेज के लिए, या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज के लिए जो भी हमारे इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क पर पाए जाते हैं। इट एसोसिएट्स वेरियस इंफॉर्मेशन विद डोमेन नेम्स, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग डोमेन नेम के साथ जोड़ता है। टू ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज, हर एक पार्टिसिपेटिंग एंटिटी के साथ। द फंक्शंस ऑफ योर डीएनएस आर, फर्स्ट ये क्या करता है? मीनिंगफुल डोमेन नेम्स को न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस में बदलता है, जो कि बाद में हमें किस लिए चाहिए होते हैं? पर्पस ऑफ लोकेटिंग कंप्यूटर सर्विस एंड डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, जिससे कि बाद में कंप्यूटर की जो सर्विसेज हैं या डिवाइसेस हैं उनको वर्ल्ड वाइड लोकेट किया जा सके। सेकेंड इज इट सर्व्स एज द फोन बुक फॉर द इंटरनेट, इंटरनेट के लिए एक फोन बुक की तरह काम आती है, क्योंकि ये क्या करती है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम को उनके आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करती है। द डीएनएस जो है वो बहुत जल्दी आसानी से अपडेट किया जा सकता है, अलाउइंग ए सर्विस लोकेशन ऑन द नेटवर्क, जहाँ पे कि एक नेटवर्क के ऊपर वो सर्विस की लोकेशन बताता है, टू चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एंड यूजर्स, की एंड यूजर्स पर असर हुए बिना जो सर्विस की लोकेशन है वो बदल दी जा सके। क्वेश्चन 23, व्हेन यूजिंग अ सर्च इंजन, जब भी आप एक सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, व्हाट डज अ माइनस साइन यूज विद कीवर्ड्स इन सर्च बॉक्स मीन? तो सर्च बॉक्स में अगर हम कुछ कीवर्ड्स के साथ माइनस साइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? So, search engine is what? This is a website that provides the required data on specific content. Specific content के ऊपर आपको जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको मिलती है। It also allows users to enter keywords related to particular topics. ये यूजर को परमिशन देता है कि आप related topics से जुड़े हुए टॉपिक्स को या कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हम बात करें माइनस साइन की, तो अगर माइनस साइन आपका किसी भी कीवर्ड्स के आगे है, मान लीजिए माइनस है और हमने बाद में लिखा एशिया, चाइना, तो इस माइनस साइन से क्या होगा कि वो चाह रहा है कि आप केवल एशिया के बारे में सर्च करिए, चाइना को रहने दीजिए। क्वेश्चन 24, हाउ डज एफटीपी वर्क? आपका जो एफटीपी है वो कैसे काम करता है? सो द थिंग FTP works is it basically works on the principle of your client server model. client server model के ऊपर ये काम करता है। एक FTP client program जो होता है, it enables the users to interact with the FTP server program. ये मदद करता है यूजर को कि वो एक FTP server program के साथ interaction करे, so that you can access information and services on the server computer, जिससे कि सर्वर कंप्यूटर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन या सर्विसेज हैं आप उनको यूज कर सकें। अगर आप एक FTP सर्वर प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं, then the users must be able to connect or interact with FTP client program. तो यूजर्स जो हैं उनको FTP क्लाइंट प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करना या कनेक्ट होना आना चाहिए। क्वेश्चन 25, list some advantages and disadvantages of email. Here you have to write the advantages and disadvantages of email. So first one are your advantages. First, we can send email to other person at a very low cost. बहुत कम कॉस्ट में हम दूसरे पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई भी डाटा भेजा जा सकता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लस्टर ऑफ पेपर्स, आपके पेपरों का जो झुंड होता है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। इट इज़ ईजी टू सेंड एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लेटर, ट्रेडिशनल लेटर के कंपेरिजन में इसको भेजना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। देन योर डिसएडवांटेजेस आर, हार्डवेयर जो है वो हमेशा चाहिए जिससे कि आप ईमेल्स को पढ़ सकें और भेज सकें। सेंट मेल मैसेजेस कैन बी अल्टर्ड इन ऑल द वेज, जो भेजे गए मेल मैसेजेस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये एक लिमिटेशन है क्योंकि किसी भी मेल को यूज़ करना या मैसेज भेजना
बहुत ही आसान है, लेकिन जो भी मैसेज आपने भेजा अगर उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपको बाद में रिग्रेट होगा। लास्ट इज इट इज़ हार्ड टू कन्वे योर इमोशंस। बहुत मुश्किल होता है कि आप दूसरे पर्सन तक अपने इमोशंस भेज सकें ईमेल के थ्रू, क्योंकि उसमें आपके कोई फेस एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे कि पर्सन को लगे कि हाँ ये पर्सन आखिर में वाकई परेशान है, या इसको कोई दिक्कत है, या हमें ये बात समझाना चाह रहा है। Question 26. What do you mean by e-shopping? Here you have to write the definition of e-shopping and then you have to tell the advantages. So e-shopping is the process of your buying goods and services from merchants who sell on the internet. ये एक वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग इंटरनेट के ऊपर मर्चेंट से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। The advantages are convenience of shopping at home. घर में बैठे बैठे आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं, आपका समय और आपकी मेहनत को बचाता है। वाइड वेराइटी एंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग वेराइटीज़ के रेंज के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं इस पे। अच्छे डिस्काउंट्स और लोअर प्राइस मिल जाते हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। वी कैन कंपेयर वेरियस मॉडल्स एंड ब्रांड्स, और इस पर हम लोग बहुत सारे मॉडल्स या ब्रांड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 27. व्हाट इज चैटिंग? चैटिंग क्या है? इज इट नेसेसरी टू बी ऑनलाइन वाइल चैटिंग? क्या चैटिंग करते समय ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है? सो चैटिंग क्या है? एक टेक्सचुअल या मल्टीमीडिया कन्वर्सेशन है जो कि एक इंटरनेट पर की जाती है। यू कैन ऑल्सो से कि एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है किन्हीं भी दो यूजर्स के बीच में, जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। और बाद में इसने पूछा है कि क्या चैटिंग करने के लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है? सो द आंसर इज यस, कि ये ज़रूरी है कि आप चैटिंग करते समय ऑनलाइन अवेलेबल हों। क्वेश्चन 28. मेंशन सम बेनिफिट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ एडवांटेजेस आपको बताने हैं। सो द एडवांटेजेस आर, फर्स्ट, आपके ट्रैवल की कॉस्ट और ट्रैवल टाइम को बचाता है। सेकेंड, अलाउज कंडक्टिंग मीटिंग्स विद पीपल एट डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लोग ही क्यों ना बैठे हों, आप मीटिंग आसानी से कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होती है इससे। फोर्थ, आइडियाज़ एंड नॉलेज वो बहुत ही आसानी से और जल्दी हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लास्ट इज गुड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्वेश्चन 29. लिस्ट सम बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के कुछ बेनिफिट्स बताइए। द फर्स्ट वन इज 24/7 अवेलेबिलिटी। हर समय आपको ये अवेलेबल होता है। सेकेंड, कन्वीनियंस ऑफ इनिशिएटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं ई बैंकिंग के जरिए। थर्ड, प्रॉपर ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका प्रॉपर एक ट्रैक मेंटेन किया जाता है। फोर्थ, क्विक एंड सिक्योर। बहुत ही जल्दी और सिक्योर तरीका है। लास्ट, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो भी आप आसानी से इस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन 30. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 3G एंड 4G। 3G एंड 4G के ऊपर आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहले हम बात करते हैं 3G, दैट इज नोन एज योर थर्ड जनरेशन। तो जी यहाँ पर स्टैंड करता है किसके लिए? जनरेशन के लिए। जो 3G सर्विसेज हैं वो एक एनेबल्ड वायरलेस डिवाइसेस हैं जो कि इसलिए बनाए गए हैं that they can operate at speeds which made web browsing a more enjoyable experience on mobile devices। जिससे कि उन्हें इस तरीके की स्पीड दी जाए जिससे कि जो लोग मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी वेब ब्राउज़र को, वो अच्छा एक एक्सपीरियंस गेन कर सकें। While this gave users the ability to regularly use the internet, और क्योंकि इस वजह से वो यूजर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो रोज इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। When on the go speeds were still not very high as pages need time to load and open। ठीक है, यहाँ पर आप हमेशा ऑन द गो होते हैं। स्पीड्स वर नॉट स्टिल वेरी हाई। जो स्पीड थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी
क्योंकि पेजेस जो थे उनको टाइम लगता था लोड होने के लिए और लोड होने के बाद ओपन होने के लिए। जो 3G स्पीड्स हैं वो हमें क्या दे सकती हैं, डाउनलोड डाटा रेट्स ऑफ टिपिकली अप टू दिस, वो इतने तक के डाटा को डाउनलोड कर सकती हैं नॉर्मल कंडीशंस के जरिए, या फिर 2 Mbps कर सकती हैं कुछ अलग सिचुएशंस में। 4G दैट इज नोन एज योर फोर्थ जनरेशन, ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है। इफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज विद एनहेंस डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स, अगर मोबाइल टेक्नोलॉजीज को इन एनहेंस डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स के साथ जोड़ दिया जाए तो हमें एक बेटर कनेक्टिविटी मिलती है। दिस अलाउज यूजर्स टू डू फार मोर देन चेक मेल्स, इस वजह से यूजर्स को एनकरेजमेंट मिलता है कि वो ना केवल मेल्स को चेक करके या बेसिक ब्राउजिंग को करके और भी नई चीज़ें करें। 4G जो है वो आपको म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करता है, फास्ट और रिलायबल वेब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, और ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी डिवाइस को एक पोर्टेबल एंटरटेनमेंट सेंटर के ज़रिए इस्तेमाल कर सकें। ये 4G नेटवर्क जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डाटा रेट प्रोवाइड करता है, यानी कि 100 Mbps हाई मोबिलिटी के लिए और 1 Gbps लो मोबिलिटी कम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन 36, व्हाट इज़ द टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या है, तो हमें सबको पता है कि टाइटल टैग जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइटल देने के काम में आता है। ये अपने अंदर बहुत ही सिंपल टेक्स्ट रखता है, और जो भी टेक्स्ट रखता है वो फाइल नेम के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, और टाइटल टैग हमेशा आपके हेड टैग के अंदर आना चाहिए। क्वेश्चन 37, लिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, कोई भी 2 अलाइनमेंट्स बताइए जो कि हम पैराग्राफ में HTML के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तरह के अलाइनमेंट जो आप पैराग्राफ को दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट। इसमें क्या होता है, आपका अलाइनमेंट जो यानी कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में नजर आता है, और ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहता है। और उसके लिए सिंटेक्स क्या है आपका, कि आप p टैग लीजिए, उसके अंदर एट्रीब्यूट लिखिए अलाइन, फिर वैल्यू दीजिए, देन क्लोज इट। सेकेंड इज योर राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है कि ये आपके टेक्स्ट को राइट में डिस्प्ले करवाता है, और इसका सिंटेक्स होता है सेम वही लेफ्ट की तरह, कि पहले आप पैराग्राफ टैग लीजिए, उसके अंदर अलाइन एट्रीब्यूट लीजिए, प्रोवाइड विद द वैल्यू एंड देन क्लोज इट। Question 38. How is OL tag different from UL tag? Again, you have to write the difference between OL and UL tag. So OL tag की अगर हम बात करें, so it is used to indicate a list item as contained in an ordered or numbered form. ये किस लिए इस्तेमाल में आता है, उस लिस्ट आइटम को इंडिकेट करने के लिए जो कि या तो ऑर्डर्ड फॉर्म में या नंबर्ड फॉर्म में होता है। यूएल टैग क्या करता है, उस लिस्ट आइटम को इंडिकेट करता है जो कि अनऑर्डर्ड या फिर बुलेटेड फॉर्म में नजर आते हैं। क्वेश्चन 39, व्हाट इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली, शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करिए। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिसमें कि हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। HTML के अंदर जो डेफिनेशन लिस्ट होती हैं वो इंडेंट की जाती हैं बिना किसी बुलेट सिंबल के या बिना किसी नंबर के, यानी कि उनके फ्रंट में कोई भी नंबर उन्हें नहीं दिया जाता। द लिस्ट एलिमेंट हैव ए यूनिक एरे ऑफ टैग्स। जो लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एक यूनिक एरे ऑफ टैग्स होता है, एलिमेंट्स होते हैं। The list resulting lists are similar to those you would see in a dictionary. और जो रिजल्टिंग लिस्ट आती हैं, जो आपको नज़र आती हैं, वो सेम उसी की तरह है जैसे कि आपको डिक्शनरी में नज़र आता है। वो टैग्स जो कि आप डेफिनेशन लिस्ट में इस्तेमाल करते हैं आर योर DL, जो कि एक ओपनिंग टैग होता है, किसी भी लिस्ट की स्टार्टिंग को डिफाइन करता है। DT एक ऐसा लिस्ट आइटम जो कि डिफिनीशन टर्म को डिफाइन करता है। DD डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट आइटम की डेफिनेशन। लास्ट है /DL, जो कि एक क्लोजिंग टैग होता है जो कि किसी भी लिस्ट के एंड में नजर आता है। क्वेश्चन 40, हाउ द फॉन्ट साइज ऑफ ए सिंगल लाइन ऑन अ वेब पेज बी चेंज। किसी भी वेब पेज पर अगर किसी सिंगल लाइन का फॉन्ट साइज आपको चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे। सो यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ एनी सिंगल लाइन बाय यूजिंग द HTML कोड। और वो HTML कोड क्या है,
font, then attribute size equals to +1 और फिर आप उसे क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन 31, राइट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीजी कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स। इनके बीच में आपको कोई एक बेसिक डिफरेंस बताना है, तो ऑब्वियसली इनका मतलब आपको बताना है। सो बीजी कलर की अगर हम बात करें तो ये बैकग्राउंड को कलर करने के लिए काम में आता है, और अगर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की बात करें तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। क्वेश्चन 32, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्शन ए लिंक। ऑप्शन का मतलब है यहाँ पे एट्रीब्यूट, क्योंकि ए लिंक क्या है, हमारा बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि जो ए लिंक हम बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं उसका क्या मतलब है। सो ए लिंक एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, किसी भी लिंक का कलर दैट इज बीइंग क्लिक्ड ऑन द वेब पेज, जो भी वेब पेज पर इस समय क्लिक किया गया है। और डिफॉल्ट कलर क्या होता है ए लिंक का, रेड। क्वेश्चन 33, what do you understand by option V link used within body tag। अब पहले उसने पूछा था A link, अब वो पूछ रहा है V link। तो V link क्या डिफाइन करता है, कलर ऑफ द लिंक आफ्टर इट हैज बीन विजिटेड। जब भी आप किसी लिंक को विजिट कर चुके होते हैं उसके बाद जो उसमें कलर आता है वो V link एट्रीब्यूट की मदद से होता है। और यहाँ पर जो आपका V link का कलर होता है, डिफॉल्ट कलर, वो पर्पल होता है। क्वेश्चन 34, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BR एंड HR टैग्स। BR और HR टैग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सो BR टैग्स आर यूज्ड टू डू व्हाट, टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। एक लाइन ब्रेक का डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि टेक्स्ट और इमेज जो हैं, जो भी इस टैग के साथ जुड़े हुए हैं, वो अगली लाइन में पहुंच जाएंगे। जब हम HR टैग की बात करते हैं, इट इज नीडेड टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के काम में आता है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकें। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट यूज्ड इन लिस्ट। लिस्ट में हम लोग जो टाइप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं उसका क्या यूज है। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइप ऑफ नंबर्स या बुलेट्स को स्पेसिफाई करता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द लिस्ट आइटम इज इनसाइड एन ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखकर कि जो भी लिस्टेड आइटम है वो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है। क्वेश्चन 41, डिस्टिंग्विश बिटवीन P टैग एंड BR टैग। ये P टैग और BR टैग के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि आप इनके बीच में डिफरेंस बताइए एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो P टैग इज योर कंटेनर एलिमेंट, जबकि BR आपका एम्प्टी एलिमेंट कहलाता है। P टैग को हम लोग किसी भी पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं, जबकि BR टैग एक लाइन ब्रेक को इंसर्ट करने के काम में आता है। जब भी हम P टैग को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, लाइन ब्रेक प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस के साथ, जो कि शुरुआत में आपको मिलता है। इट डज नॉट इंसर्ट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं मिलता। इस टैग में एट्रीब्यूट होता है अलाइन, और जबकि BR टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है। एग्जाम्पल, आपने HTML लिया, बॉडी ली, उसके अंदर आपने P टैग को वक्रा, फिर बॉडी और HTML दोनों क्लोज कर दिए। When we talk about BR tag, so after body you will write the line, in between this enter your BR tag and then close your body and HTML tag। ठीक है, यहाँ पे /HTML से पहले। क्वेश्चन 42, HTML इज ए। HTML क्या है, A पैकेज, B सॉफ्टवेयर, C मार्कअप लैंग्वेज, D नन ऑफ दीज। तो HTML की हमारी फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन C मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन 43, कंटेनर एलिमेंट्स इन HTML रिक्वायर। HTML में जो कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, A स्टार्टिंग टैग, B एंडिंग टैग, C स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स, D नन ऑफ एवर। तो कंटेनर में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होती है, तो आंसर इज योर ऑप्शन C। क्वेश्चन 44, HTML टैग्स आर। HTML टैग्स क्या होते हैं, अपर केस में नो, केस सेंसिटिव नो,
In lower case, no. D, not case sensitive, yes. तो आंसर इज योर ऑप्शन डी, नॉट केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब होता है या तो कोई चीज़ बिल्कुल ही कैपिटल्स में हो जाएगी, जैसे कि ये, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही स्मॉल में. लेकिन जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं होता. Question 45. Which section is used for text and tags that are shown directly on your web page? जो कि भी आपके टेक्स्ट या टैग्स वेब पेजेस पे डायरेक्टली शो किए जाते हैं, उसके लिए कौन सा सेक्शन होता है? ए मेटा, बी हेड, सी बॉडी, डी टेबल. दैट इज योर ऑप्शन सी, बॉडी. क्योंकि बॉडी टैग के अंदर आप जो भी चीज़ डिस्प्ले करते हैं वो सारी आपको आपके वेब पेज पर नज़र आती है. इसके बाहर कुछ भी लिखेंगे आप, वो आपको नजर नहीं आएगा. क्वेश्चन 46. विच एट्रीब्यूट इज नॉट सपोर्टेड बाय अ बॉडी टैग? बॉडी टैग के द्वारा कौन सा एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं किया जाता है? ए बीजी कलर, बी साइज, सी टेक्स्ट, डी लिंक. तो आपका जो सपोर्ट नहीं होता है एट्रीब्यूट, दैट इज ऑप्शन बी, साइज. क्वेश्चन 47. Which attribute of body tag specifies the color of visited links in a document? तो visited links के लिए हमारा क्या होता है? V link. ठीक है, और यही स्पेसिफाई करता है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, V link. Question 48. Which of the following will give smallest? Question 48. Which of the following will give smallest size of text? इनमें से कौन सा आपको smallest size देगा? तो मैंने आपको बताया था H1 से लेके H6 तक आपके पास एडिंग होती है, तो सबसे smallest कौन सी होगी? H6. So answer is your option B. Question 49. In a web page you can place, एक वेब पेज में आप प्लेस कर सकते हैं 2 levels of heading, 6 levels of heading, 4 levels of heading, 7 levels of heading. तो अभी मैंने आपको बताया H1 से लेके H6 तक होती है. सो ऑप्शन बी, 6 levels of heading is the answer. Question 50. Which of the following is not a container element? इनमें से कौन सा एक कंटेनर एलिमेंट नहीं है? ए पैराग्राफ, बी बोल्ड, सी ऑर्डर्ड लिस्ट, डी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इसमें से आपका जो भी कंटेनर एलिमेंट नहीं है, दैट इज योर ऑप्शन डी, HR. ठीक है, सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस फॉर टुडे. तो इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से चूज़ करके आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको ज़रूर मदद करेंगे. और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम आपसे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. एंड देर इज़ वन मोर न्यूज़ फॉर यू कि अब हम लोग क्लास 9th के भी सेशंस शुरू करने जा रहे हैं. तो जो भी आपके सिबलिंग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी पर्सन जो आपके नोन में हैं जो 9th क्लास में हो और दे आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी इन दिस सब्जेक्ट, सो दे कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड दे कैन वॉच इट. इट विल बेनिफिट फॉर देम. सो टेल देम अबाउट दिस. उनको ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके जैसे कि आपको मिल रहा है. The subscribers who are connected with us, stay connected so that we keep you updated with the upcoming important questions. And the persons or the students who have visited the channel or who are viewing the sessions, जो कि sessions देख रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है इससे, लेकिन वो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं. So please subscribe the channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications automatically. आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.